प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में जो आपका एसएससी सीजीएल का 9 सितंबर का ऑल शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है। 9 सितंबर ऑल शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख लेते हैं एसएससी सीजीएल की 9 सितंबर की पहली पाली में कैसे क्या प्रश्न पूछे गए हैं। सो गाइस, पहला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। तो तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन। इनका पूरा नाम है मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन। ये एक भारतीय तमिल राजनेता हैं जो तमिलनाडु के 8वें और वर्तमान मुख्यमंत्री के रूप में सेवारत हैं। तमिलनाडु के वर्तमान में राज्यपाल कौन है। तो तमिलनाडु के वर्तमान में राज्यपाल हैं R.N. रवि। कौन है? R.N. रवि। तमिलनाडु में लोकसभा सीटें कितनी हैं। तो तमिलनाडु में लोकसभा सीटों की संख्या है कुल 39। तमिलनाडु में राज्यसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है। तो राज्यसभा की कुल सीटों की संख्या है 18। तमिलनाडु की राजधानी क्या है। तो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था दुनिया के सबसे प्रसिद्ध प्रधानमंत्री कौन है। सबसे पॉपुलर पीएम। दुनिया के सबसे प्रसिद्ध प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। मॉर्निंग कंसल्ट की ओर से एक सर्वे में सामने आया है कि पीएम मोदी को लोकप्रियता के मामले में 76% अप्रूवल रेटिंग मिली है। इस सर्वे में पीएम मोदी के अलावा अन्य देशों के नेता भी शामिल हैं जिन्हें उनसे कम रेटिंग मिली है। अमेरिकी राष्ट्रपति 8वें पायदान पर हैं, जबकि इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी को 6वीं रैंक जो है वो हासिल हुई है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था लता मंगेशकर को भारत रत्न पुरस्कार कब मिला था। तो लता मंगेशकर को भारत रत्न पुरस्कार वर्ष 2001 में मिला था। प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर का जन्म प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर को 6 फरवरी 2022 को इनका निधन हुआ था। उपनाम द नाइटिंगेल ऑफ बॉलीवुड गायक को 2001 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान और भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। उन्हें पद्म विभूषण और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सुबह नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि राजा महेंद्र देव वर्मन प्रथम का संबंध किस वंश से था। राजा महेंद्र देव वर्मन प्रथम, इनका संबंध पल्लव वंश से था। आप लोगों ने सुना होगा सिम्हा विष्णु। तो देखिए सिम्हा विष्णु जो है ना, ये महेंद्र वर्मन का ये प्रथम पुत्र था। सिम्हा विष्णु का पुत्र था महेंद्र वर्मन प्रथम। ये आपको ध्यान में रखना है, इनके पिताजी का नाम था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था गाइस कि लठमार होली का संबंध कहाँ से है। तो मेरे प्यारे साथियों, लठमार होली का संबंध ब्रज के बरसाना गांव से है। कहाँ से? ब्रज के बरसाना गांव से। लठमार होली हिंदू त्योहार होली में मनाया जाने वाला एक स्थानीय उत्सव है। बरसाना और नंदगांव में लठमार होली मनाई जाती है। बरसाना और नंदगांव शहर उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आर्टिकल 32 का संबंध किससे है। तो मेरे प्यारे साथियों, आर्टिकल 32 का संबंध संवैधानिक उपचार के अधिकारों से है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर V.R. अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा बताया गया है। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया था कि काली मिट्टी सबसे ज्यादा किन पठारों में पाई जाती है। काली मिट्टी सबसे ज्यादा किन पठारों में पाई जाती है। दक्कन के पठार के अधिकतम भाग पर पाई जाती है। ठीक है, काली मिट्टी की अगर हम बात करें तो काली मिट्टी को रेंगुर मिट्टी भी कहा जाता है। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। काली मिट्टी जाल लावा के व्युत्पन्न हैं। काली मिट्टी पर उगाई जाने वाली जो प्रमुख फसलें हैं कौन कौन सी? कपास हुआ, जैसे गेहूं, ज्वार, अलसी का बीज, वर्जीनिया तंबाकू और सूरजमुखी। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी। तो मेरे प्यारे साथियों, प्रार्थना समाज की स्थापना वर्ष 1867 ईस्वी में हुई थी। प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ पर हुई थी? महाराष्ट्र में हुई थी।
और इसकी स्थापना जो है ना ये आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था राष्ट्रपति की योग्यता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। राष्ट्रपति की योग्यता से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति, अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यकारी शक्ति, अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का चुनाव आ जाता है और अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यताएं, अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल, अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति के पुनः चुनाव के लिए पात्रता शर्तों से संबंधित, अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की अनुपस्थिति, बीमारी या पद से हटाए जाने की स्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन, अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति कार्यालय की शर्तें, अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति का वेतन और भत्ते। तो ये सारे आर्टिकल जो है इन्हें आप देख लीजिए क्योंकि इन्हीं आर्टिकल से जो पेपर में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हाँ, अनुच्छेद 61 में क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति को संसद को संबोधित करने और संदेश भेजने तथा भारत सरकार से सूचना प्राप्त करने का अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। वर्ष 1900 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व ये किसने किया था। वर्ष 1900 में बिहार में किसान आंदोलन का जो नेतृत्व है ना स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया था सुप्रीम कोर्ट में रिट जारी करने का अनुच्छेद कौन सा है। सुप्रीम कोर्ट में रिट जारी करने का अधिकार अनुच्छेद 139 में है। तो अनुच्छेद 139 आपका सही आंसर हो जाएगा। सुगा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष में आया था। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है ना वर्ष 1973 में आया था। सुगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था नील दर्पण के लेखक कौन है। तो नील दर्पण के लेखक हैं दीनबंधु मित्रा। तो दीनबंधु मित्रा द्वारा 1858 से 1859 में लिखा गया ये एक बंगाली भाषा का नाटक है। तवा जो नदी है ये किसकी सहायक नदी है। तो तवा नदी जो है नर्मदा नदी की सहायक नदी है, ये आपको ध्यान में रखना है। वर्तमान में भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है। तो वर्तमान में भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। चंद्रयान, अगला प्रश्न था कि चंद्रयान 3 में विक्रम लैंडर का वजन क्या था। चंद्रयान 3 में विक्रम लैंडर का वजन था 1752 kg। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया था कि टाइम मैगजीन ने वर्ष 2021 में पर्सन ऑफ द ईयर किसे घोषित किया था। टाइम मैगजीन ने वर्ष 2021 में पर्सन ऑफ द ईयर एलन मस्क को घोषित किया था। तो एलन मस्क आपका सही आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला प्रश्न पूछा गया था कि सुदर्शन झील ये कहाँ पर स्थित है। तो सुदर्शन झील जो है ना ये गुजरात के गिरनार में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गुजरात के गिरनार में। अच्छा, सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था। तो सुदर्शन झील का जो निर्माण है ना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा करवाया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का हमारा, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है। तो मेरे प्यारे साथियों नीरज चोपड़ा का संबंध भाला फेंक से होगा। किससे? भाला फेंक। तो भाला फेंक आपका सही आंसर हो जाएगा। नीरज चोपड़ा की अगर हम बात करें तो नीरज चोपड़ा एक भारतीय ट्रैक एंड फील्ड एथलीट और भारतीय सेना में जूनियर कमीशन अधिकारी हैं। नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक प्रतियोगिता में भाग लिया। उन्होंने 2018 एशियाई खेलों में 88.06 मीटर के राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता था। ये आपको ध्यान में रखना है। बात कर लेते हैं चंद्रयान 3 के बारे में, क्योंकि चंद्रयान 3 से और भी प्रश्न हो सकता है पेपर में पूछ लिए जाएं। अगर आपसे पूछा जाए पेपर में कि चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या है। तो चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम है विक्रम। क्या है? विक्रम। और इसका जो वजन है, विक्रम का वजन है, ये तो मैंने आपको बता दिया है 1752 किलोग्राम, जिसमें 26 किलोग्राम का रोवर भी शामिल है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और देखिए रोवर ने चंद्रमा की कक्षा से 100 किलोमीटर की दूरी से चंद्रमा की सतह पर तस्वीर ली थी। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर आपसे पेपर में प्रश्न पूछा जाए कि चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया था। मैं चंद्रयान 2 लैंडर की बात कर रहा हूँ, 3 की बात नहीं कर रहा हूँ, चंद्रयान 2 की मैं बात कर रहा हूँ। तो चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया था? विक्रम साराभाई के नाम से। ये आपको ध्यान रखना है। और विक्रम और जो चंद्रयान 2 का जो लैंडर था इसका वजन कितना था? इसका वजन था 1471 किलो। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये वाला क्वेश्चन एक बार और देख लीजिए सुदर्शन झील के बारे में।
देखिए सुदर्शन झील जो है ये गिरनार नामक पहाड़ी के मध्य सौराष्ट्र में स्थित है। इसका निर्माण तो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि इस झील का निर्माण मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश से उनके गिरनार में नियुक्त राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा किया गया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि छोटे से छोटे जो पॉइंट होते हैं प्रश्नों में उनको जरूर देखते चलिए आप लोग। एक क्वेश्चन एसएससी का हाईलाइट क्वेश्चन है, उसको भी देख लीजिएगा आप लोग। अगर आपसे पूछा जाए कि सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय था जिसे मौर्यों के शासन के दौरान बनवाया गया, तो ये झील ये कहाँ पर बनवाई, सुदर्शन झील जो है ये कहाँ पर बनवाई गई थी? तो आपको ध्यान रखना है ये गुजरात में बनवाई गई थी। और इसका जो निर्माण है ये भी मैंने आपको बता दिया है, इसका जो निर्माण है ना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा करवाया गया था। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते तो देख लेते हैं एसएससी सीजीएल की 9 सितंबर की द्वितीय पाली में कैसे क्या प्रश्न पूछे गए। तो पहला प्रश्न देखिए पूछा गया था, अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण में आक्रमण कब किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण में आक्रमण 1303 ईस्वी में आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए अलाउद्दीन खिलजी से आपका एक भी प्रश्न जो है बाहर नहीं जाएगा। आपको करना क्या है, वीडियो को पूरा देखना है, एक एक चीज़ मैं क्लियर कराऊंगा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी के तहत दक्षिण भारतीय अभियान का सेनापति कौन था? मलिक काफूर। अलाउद्दीन खिलजी के तहत दक्षिण भारतीय अभियान का सेनापति कौन था उस समय? मलिक काफूर था। ये आपको ध्यान में रखना है। अलाउद्दीन खिलजी भारत के दक्षिणी भाग पर हमले करने वाला पहला मुस्लिम शासक था। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि भारत के दक्षिणी भाग पर हमला करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए उसने किसको नियुक्त किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए मलिक काफूर को नियुक्त किया गया था। यह भी आपको फैक्ट ध्यान में रखना है। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया था? यह भी प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ में 1303 ईस्वी में आक्रमण किया था। यह भी आपको ध्यान में रखना है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए कौन से गरिसन छावनी शहर का निर्माण कराया था? श्री, इसको बोलते हैं श्री। ठीक है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान कपड़ा बाजार को सराय ए उदल के नाम से जाना जाता था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान कपड़ा बाजार को किस नाम से जाना जाता था? सराय ए अदल के नाम से जाना जाता था। तो यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। शासक अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल के दौरान कितने कर लगाए थे? 3 प्रकार के कर लगाए थे। कितने प्रकार के कर लगाए थे? 3 प्रकार के कर लगाए थे। तो यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का जो गुलाम सेनापति था उसका क्या नाम था? मलिक काफूर। ये अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम सेनापति था। और अलाउद्दीन का जो कार्यकाल था 1296 से 1316 ईस्वी इनका कार्यकाल था। ठीक है, तो कुछ ज़्यादा कार्यकाल इनका नहीं रहा था। अलाउद्दीन खिलजी का पहला सैन्य अभियान किस राज्य के खिलाफ था? तो अलाउद्दीन खिलजी का जो पहला सैन्य अभियान था ये गुजरात के खिलाफ था। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए एक नए दुर्ग रक्षक शहर का निर्माण किया जिसका नाम क्या था? सिरी। अभी मैंने आप लोगों को बताया है। अलाउद्दीन खिलजी के शासन की अवधि कितनी थी? 1296 से 1316। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में राजधानी बनवाई थी, उसका नाम क्या था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में जो राजधानी बनाई थी इसका नाम था शिरो। क्या नाम था? शिरो। यह भी आपको ध्यान में रखना है। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ स्थान का नाम बदलकर क्या नाम किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ स्थान का नाम बदलकर कर दिया था खिजराबाद। क्या कर दिया था? खिजराबाद। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना, यानी ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने, क्योंकि यहाँ से ही प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं। जिन बच्चों का एसएससी सीजीएल का आगे आने वाले शिफ्ट में एग्जाम लगा हुआ है तो वीडियो को पूरा देखेगा आप लोग, काफ़ी कुछ सीखने को आपको मिलेगा, आपको नुकसान तो खैर नहीं होगा। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया था, लू कौन से क्षेत्र में चलती है? तो मेरे प्यारे साथियों, लू जो है ना ये उत्तर भारत में चलती है। लू शब्द किससे संबंधित है? ये प्रश्न आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि लू शब्द जो है किससे संबंधित? तो लू शब्द जो है ना ये ग्रीष्म पवन से संबंधित है। किससे संबंधित है? ग्रीष्म पवन से। लू शब्द धूल भरी व शुष्क हवाओं का चलना की हवाओं को स्पष्ट करता है।
लू शब्द जो है ना, ये धूल भरी व शुष्क हवाओं का चलना की हवाओं को स्पष्ट करता है, ये आपको ध्यान में रखना है। लू किस प्रकार की एक हवा है, ये भी प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है। लू जो है एक प्रकार की एक गर्म हवा है, ठीक है। किस प्रकार की हवा है, गर्म हवा। लू ऋतु की विशेषता क्या है, तो लू गर्मी की ऋतु की विशेषता है। लू किस प्रकार की विशेषता है, गर्मी ऋतु की विशेषता, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। लू स्थानीय पवन का उदाहरण है। लू किस प्रकार का उदाहरण है, तो लू जो है ना, ये स्थानीय पवन का उदाहरण है, ये आपको ध्यान रखना है। लू के कारण क्या होता है, तो लू के कारण हीट स्ट्रोक आता है। क्या आता है, हीट स्ट्रोक। आप लोगों ने देखा होगा कि इस बार गर्मी बहुत ही ज़्यादा पड़ी है और हीट स्ट्रोक के कारण कई लोगों की मृत्यु भी हो गई है। ग्रीष्म ऋतु में भारत के विशाल मरुस्थल से चलने वाली गर्म हवा को क्या कहते हैं, यह प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है कि ग्रीष्म ऋतु में भारत के विशाल मरुस्थल से चलने वाली गर्म हवा को हम क्या कहते हैं, लू कहते हैं। थल समीर, समुद्री समीर और लू ये स्थानीय पवनें हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि थल समीर, समुद्री समीर और ये जो स्थानीय पवनें हैं, इनको क्या कहते हैं, इनको लू कहते हैं, ठीक है। मई और जून के महीनों में देश के उत्तरी भागों में चलने वाली तेज गर्म और शुष्क स्थानीय पवन को क्या कहते हैं, लू कहा जाता है। क्योंकि प्रश्न है थोड़ा सा हटके भी पूछा जा सकता है, यानी कि तोड़ मोड़ कर भी पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन जैसा भी पूछा जाए आंसर आपको लू पर टिक करना है, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, हरित क्रांति क्यों हुआ था, इसका कारण क्या था, क्यों हरित क्रांति हुई थी। तो हरित क्रांति इसलिए हुई थी, कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए लागू की गई एक नीति थी, इसके कारण हरित क्रांति हुई थी। अच्छा, हरित क्रांति की किससे संबंधित है, यह प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है। तो हरित क्रांति जो है ना, ये गेहूं से संबंधित है। किससे संबंधित है, गेहूं से। अच्छा, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, ये भी प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है। तो भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत है ना, वर्ष 1960 के दशक में हुई थी। भारत में हरित क्रांति ये कब शुरू हुई थी, 1966 में शुरू हुई थी। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। हरित क्रांति की शुरुआत भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। हरित क्रांति की शुरुआत कौन सी पंचवर्षीय योजना में की गई थी, ये प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, तीसरी पंचवर्षीय योजना में। हरित क्रांति मुख्य रूप से अधिक उपज देने वाली किस्मों के माध्यम से खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से है, ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, अगर आपसे मान लीजिए पेपर में प्रश्न पूछ लिया जाए कि हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो हरित क्रांति शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था विलियम एस गॉड ने किया था, ठीक है। 1960 के दशक के मध्य से 1970 के दशक के मध्य तक अवधि को भारत में हरित क्रांति का प्रथम चरण माना जाता है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि 1960 के दशक के मध्य से 1970 के दशक के मध्य तक अवधि को भारत में हरित क्रांति का प्रथम चरण माना जाता है। हरित क्रांति का प्रथम चरण कब से कब तक माना जाता है, ये प्रश्न पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में हरित क्रांति का प्रथम चरण कब से कब तक माना जाता है, 1960 के दशक के मध्य से 1970 के दशक तक, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गगन नारंग का संबंध किस खेल से है, तो गगन नारंग का संबंध शूटिंग से है। ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट द्वारा समर्पित एयर राइफल शूटिंग में गगन नारंग एक भारतीय शूटर हैं। वह लंदन ओलंपिक के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने लंदन में 2012 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में 701.1 स्कोर के साथ पुरुष में 10 मीटर एयर राइफल आयोजन में कांस्य पदक जीता था, यह आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। गगन नारंग की अगर हम बात करें तो इन्हें 2011 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि 2011 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से गगन नारंग को सम्मानित किया गया था। 2 नवंबर 2017 को ब्रिस्बेन में राष्ट्रमंडल शूटिंग चैंपियनशिप के पुरुष 50 मीटर राइफल प्रोन में गगन नारंग ने रजत पदक जीता था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किस बीमारी में शरीर पीला हो जाता है। पीलिया के कारण शरीर का रंग जो है वो पीला हो जाता है। पीलिया शरीर में अत्यधिक बिलीरुबिन के कारण होने वाली त्वचा या आंखों का पीला रंग होता है। किसकी कमी के कारण, बिलीरुबिन के कमी के कारण होने वाला जो रोग है, त्वचा और आंखों का पीला रंग हो जाता है। पीलिया को हाइपर बिलीरुबिनेमिया भी कहा जाता है। तो पीलिया को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है हाइपर बिलीरुबिनेमिया, इसे कहा जाता है। पीलिया शरीर के जिगर अंग को प्रभावित करता है, यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे पूछा जाए
कि पीलिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो ये जिगर को प्रभावित करता है। पीलिया किसके कारण होता है, तो पीलिया जो है ना ये विषाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है, विषाणु के कारण होता है। पीलिया संक्रमण का कारण क्या है, यकृत, यानी पीलिया संक्रमण का जो कारण है ये यकृत से बनता है, तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्तीय आपातकाल से संबंधित है, वित्तीय आपातकाल, यानी अनुच्छेद 360 जो है ना ये वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 307 राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देता है यदि वह संतुष्ट है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है जिसके कारण भारत या उसके क्षेत्र के किसी भी हिस्से को वित्तीय स्थिरता या क्रेडिट को खतरा है। तो ये अनुच्छेद 360 ये राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि वो वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान के वित्तीय आपातकालीन प्रावधानों को कौन से संविधान से उधार लिया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अक्सर पेपर में पूछ लिया था कि भारतीय संविधान के वित्तीय आपातकालीन प्रावधानों को कौन से संविधान से लिया गया, तो जर्मनी के संविधान से लिया गया, तो ये आपको ध्यान में रखना है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 356 और 360 ये दोनों ही आपातकालीन प्रावधान पर आधारित लेख हैं। 356 हुआ और 360 हुआ, ये दोनों प्रावधान जो है ना ये भारतीय संविधान में अनुच्छेद 356 और 360 आपातकालीन प्रावधान पर आधारित लेख हैं, तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। WPL यानी कि वुमेन प्रीमियम लीग, वुमेन्स प्रीमियम लीग का 2023 का पहला मैच ये कहाँ पर हुआ था, ये प्रश्न पूछा गया था। तो वुमेन्स प्रीमियर लीग 2023 का जो पहला मैच है ना DY पाटिल मुंबई में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, DY पाटिल मुंबई में। WPL यानी वुमेन्स प्रीमियर लीग 2023 का पहला मैच DY पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी के मैदान पर मुंबई में खेला गया था, ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। मुंबई इंडियंस टीम ने क्रिकेट का उद्घाटन महिला प्रीमियर लीग 2023 जीती है, ये भी आपको ध्यान में, यानी उद्घाटन जो मैच हुआ था महिला प्रीमियर लीग का उसमें मुंबई इंडियंस ने जीता था। सो गाइस अगला प्रश्न देखिए पूछा गया था, दोआब किन दो नदियों के बीच में है, तो दोआब जो है ना ये गंगा और यमुना नदियों के बीच में है। पंजाब राज्य माझा, दोआब और मालवा क्षेत्रों में विभाजित है। पंजाब राज्य और माझा, दोआब ये मालवा क्षेत्रों में विभाजित है, ये आपको ध्यान रखना है। एक है रेचना दोआब, तो जो रेचना दोआब है ना ये रेचना दोआब के बीच रावी और चिनाब नदियाँ स्थित हैं। तो रेचना दोआब के बीच कौन सी नदियाँ स्थित हैं, रावी और चिनाब, तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। एक है रायचूर दोआब, तो जो रायचूर दोआब है ना ये तुंगभद्रा और कृष्णा ये दो नदियों के बीच में स्थित है। किन नदियों के बीच में स्थित है, तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के बीच में स्थित, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दोआब शब्द को दो नदियों के बीच की भूमि को कहा जाता है। दोआब किसे कहा जाता है, दोआब शब्द का जो प्रयोग है किन नदियों के बीच में कहा जाता है, दोआब शब्द का प्रयोग किसमें किया जाता है, दो नदियों के बीच को कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। एक प्रश्न देखिए आपका चालुक्य वंश से पूछा गया था। प्रश्न क्या पूछा गया, ये तो खैर हमको नहीं मिल पाया है। चालुक्य वंश की अगर हम बात करें तो चालुक्य वंश भारत के दक्षिणी भाग में एक प्रमुख राज्य था। ऐहोल चालुक्यों की राजधानी थी। चालुक्यों की राजधानी कौन सी थी, ऐहोल, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चालुक्यों की राजधानी वातापी में भी स्थित थी, ऐहोल में भी स्थित थी और वातापी में स्थित थी, तो ये दोनों फैक्ट आपको ध्यान रखना है। राजधानी से अगर प्रश्न पूछ लिया जाए आपसे तो ऑप्शन में ऐहोल भी हो सकता है और वातापी भी हो सकता है। एक प्रश्न पूछा गया था, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर की इकाई क्या है, तो विद्युत आवेश के प्रवाह की दर की इकाई है एम्पियर, तो ये आपको ध्यान में रखना है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जीएसटी के लिए किस कमेटी का गठन हुआ था, तो जीएसटी की कमेटी के लिए विजय केलकर समिति का गठन हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, जीएसटी कब लागू होता है भारत में, तो जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। जीएसटी पूरे भारत में एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी बिल को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन था, तो जीएसटी बिल को मंजूरी देना पहला राज्य कौन सा था, तो आपको ध्यान में रखना है कि जीएसटी बिल को मंजूरी देने वाला पहला राज्य था असम। ओडिशा जीएसटी बिल को मंजूरी देने वाला 16वां राज्य बन गया था उस समय 2017 में। जीएसटी को लागू करने के लिए 16 राज्यों की मंजूरी की आवश्यकता थी। जीएसटी के तहत वर्तमान वस्तुओं और सेवाओं पर 0%, 5%, 12%, 18% और 28% जो है कर लगाया जाता है।
तो यहाँ पर देखिए काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होगा, जीएसटी कब लागू हुआ था, जीएसटी किस प्रकार का कर है, तो ये एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी बिल को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन सा था, असम था, ये भी आपको ध्यान रखना। और 16वां राज्य कौन सा था, ओडिशा था। जीएसटी लागू करने के कितने राज्यों की मंजूरी चाहिए थी, 16 राज्यों की मंजूरी चाहिए थी। जीएसटी के तहत वर्तमान वस्तुओं सेवाओं पर कितने प्रतिशत कर लगाया जाता है, 0, 5, 12, 18 और 28%। और ये अभी आपको ध्यान रखना है कि अरुण जेटली जीएसटी परिषद के पहले अध्यक्ष थे। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जीएसटी परिषद के पहले अध्यक्ष कौन थे, अरुण जेटली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जीएसटी परिषद की वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था, सिडबी की स्थापना कब हुई। तो मेरे प्यारे साथियों, सिडबी की स्थापना 1990 में हुई थी। और सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर, ये भी प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है। तो सिडबी का हेडक्वार्टर जो है ना, ये लखनऊ में है। ठीक है, सिडबी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सिडबी का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका गठन कब हुआ, तो इसका गठन 1990 में हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारतीय लघु विकास बैंक सिडबी का, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किया जाता है, ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, टेबल टेनिस के गेंद का वजन कितना होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, टेबल टेनिस के गेंद का वजन होता है 2.7 ग्राम। टेबल टेनिस में एक सर्वे पर लगातार असीमित लेट्स की अनुमति है, ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का सबसे पहला हाईकोर्ट कौन सा है। तो भारत का सबसे पहला हाईकोर्ट है कलकत्ता उच्च न्यायालय। ठीक है, भारत का प्रथम उच्च न्यायालय कलकत्ता में स्थापित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है कि भारत का प्रथम उच्च न्यायालय जो है ना, ये कलकत्ता में स्थापित किया गया था। और इससे पहले फोर्ट विलियम में न्यायिक उच्च न्यायालय कहा जाता था। इससे पहले क्या कहा जाता था, फोर्ट विलियम में न्यायिक उच्च न्यायालय कहा जाता था। यह भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत स्थापित किया गया। किसके तहत स्थापित किया गया था, उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत। इसे औपचारिक रूप से 1 जुलाई 1862 को खोला गया था। सर वॉन्स पीकॉक जो थे, ये कलकत्ता उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, सर वॉन्स पीकॉक, ये आपको ध्यान में रखना है। न्यायमूर्ति सुबुनाथ पंडित जो हैं, ये कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद ग्रहण करने वाले पहले भारतीय थे। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, रोजगार में महिला भागीदारी का कितना प्रतिशत है। तो रोजगार में महिला भागीदारी का प्रतिशत है 25%। और मनरेगा के तहत महिलाओं के लिए 1/3% काम आरक्षित है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कोर्ट के जजों के वेतन भत्ते किस अनुच्छेद में है। तो कोर्ट के जजों के वेतन और भत्ते जो है ना, ये अनुच्छेद 125 में हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या संसद के द्वारा निर्धारित की जाती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की जो संख्या है, ये किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, तो संसद के द्वारा निर्धारित की जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते का शुल्क राज्य का समेकित कोष पर लगाया जाता है। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया था। तो महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का उद्घाटन अलीगढ़ में किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 सितंबर 2021 को अलीगढ़ पहुंचे। महान स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद और समाज सुधारक राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। एक क्वेश्चन पूछा गया था, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार सबसे पहले किसको में दिया गया था। तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार सबसे पहले मोदी जी को दिया गया था। इसके बाद किसको दिया गया था, देखिए ये पुरस्कार मोदी जी के बाद आशा भोसले को भी दिया गया था और अमिताभ बच्चन को भी ये पुरस्कार दिया जा चुका है। ठीक है, 24 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री मोदी का ये पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। ठीक है, उन्हें मुंबई में आयोजित 80वें वार्षिक मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार समारोह में देश और समाज के लिए उनकी निस्वार्थ सेवा के लिए उन्हें सम्मानित किया गया था। ठीक है, यह पुरस्कार लता मंगेशकर जिनका 2022 की शुरुआत में ही मुंबई में निधन हो गया था, इनकी स्मृति और सम्मान में स्थापित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सूर्यदेव की पूजा किस राज्य में की जाती है। तो सूर्यदेव की पूजा बिहार में की जाती है। बिहार की जो छठ पूजा है किस देव को समर्पित है, तो ये सूर्यदेव को समर्पित है। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। छठ पूजा के त्यौहार के दौरान सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। प्रश्न को देखिए घुमा फिरा कर भी पूछा जा सकता है आपसे पेपर में। छठ त्यौहार, जैसे कि छठ त्यौहार सूर्य, नदियों और तालाबों की पूजा किससे जुड़ा है, तो ये छठ पूजा से जुड़ा है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है।
आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, वृद्धा पेंशन स्कीम से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न क्या पूछा गया था ये खैर हमको नहीं मिला है। 60 वर्ष से अधिक आयु की कोई महिला या पुरुष जो बीपीएल परिवार से हो अथवा जिसका मासिक आय रुपये 4,000 रुपये प्रति माह से अधिक ना हो, वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत की जा सकती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे एसएससी सीजीएल के सेकंड शिफ्ट के एग्जाम के। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते तो देख लेते हैं 9 सितंबर की तृतीय पाली में कैसे क्या प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न देखिए पूछा गया था कि अकबर के समय यानी अकबर के टाइम पर फाइनेंस मिनिस्टर कौन था। अकबर के समय अकबर का जो फाइनेंस मिनिस्टर था वो था टोडरमल। अगर हम बात करें टोडरमल की और अकबर की, तो टोडरमल जो है ये अकबर के शासनकाल के दौरान मुग़ल साम्राज्य के वित्त मंत्री थे। अगर आपसे पूछ लिया जाए पेपर में कि मुग़ल साम्राज्य के वित्त मंत्री कौन थे अकबर के शासनकाल में, तो आपको ध्यान में रखना है राजा टोडरमल। देखिए जो राजा टोडरमल थे ये अकबर के दरबार कोर्ट में नवरत्नों में से एक थे। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि अकबर के दरबार में नवरत्नों में कौन थे, राजा टोडरमल। ये आपको ध्यान में रखना है। अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व प्रणाली को क्या कहा जाता था, तो अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व प्रणाली को जब्त प्रणाली का कहा जाता था। क्या कहा जाता था, जब्त प्रणाली। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। राजा टोडरमल अकबर के वित्त मंत्री थे, उन्होंने इस प्रणाली की शुरुआत की थी। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्व प्रणाली या जब्त प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो राजा टोडरमल के द्वारा की गई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि अकबर सम्राट कब बना था, तो अकबर जो है ना ये 1556 ईस्वी में सम्राट बना था। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अकबर ने 1580 ईस्वी में पिछले 10 वर्षों के राजस्व आंकड़ों का विश्लेषण किया, जिसमें कीमत में उतार चढ़ाव और भूमि उत्पादकता की जानकारी शामिल थी। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैक्ट है ये। यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान में रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अकबर के शासनकाल का जो इतिहास है अकबरनामा, ये शीर्षक किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये जो शीर्षक है अकबरनामा, जो शीर्षक है ना ये अबुल फलस के द्वारा लिखा गया है। गुजरात पर अपनी जीत के उपलक्ष्य में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में भारत का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार यानी गेट ऑफ मैग्निफिसेंस बनाया था। इस प्रवेश द्वार का दूसरा नाम क्या था, बुलंद दरवाजा। तो अक्सर प्रश्न पेपर में पूछ लिया जाता है कि बुलंद दरवाजा का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो अकबर के द्वारा करवाया गया था। और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। 1564 में सम्राट अकबर ने जजिया भेदभावपूर्ण कर समाप्त किया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जजिया कर ये किसने समाप्त किया था, तो अकबर ने समाप्त किया था। कब समाप्त किया था, 1564 ईस्वी में। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अकबरनामा अबुल फलस द्वारा लिखित अकबर के शासनकाल का एक तीसरा खंड का इतिहास है। जो अकबरनामा जो है ये जो लिखा गया है अकबरनामा अबुल फलस के द्वारा, ये अकबर के शासनकाल का ये तीसरा खंड का इतिहास है। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान अब्दुल रहीम खान एक खानखाना भारत में रहता था। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने, क्योंकि यहीं से प्रश्न पूछ ले जाते हैं। या अकबर से या अबुल फलस से अगर कोई भी प्रश्न अगर पूछा जाता है तो इससे बाहर प्रश्न आपका नहीं जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया था कि भारत की सबसे ऊंची रामसर साइट कौन सी है। भारत की सबसे छोटी रामसर साइट कौन सी है, रेणुका वेटलैंड सबसे छोटी रामसर साइट है। ये कहाँ पर स्थित है, तो मेरे प्यारे साथियों ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अगर हम रामसर स्थल की बात करें तो रामसर स्थल अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रामसर स्थल अंतर्राष्ट्रीय महत्व की क्या है, ये आर्द्रभूमि है। भारत के उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक रामसर आर्द्रभूमि स्थल। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में सर्वाधिक रामसर आर्द्रभूमि स्थल ये कहाँ पर स्थित है, सर्वाधिक की बात हो रही तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, सर्वाधिक। जनवरी 2020 में उत्तर प्रदेश में 6 रामसर स्थल जोड़े गए थे।
2020 में उत्तर प्रदेश में 6 रामसर स्थल जोड़े गए, तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। जुलाई 2023 तक भारत में कुल 75 रामसर स्थल हैं। तमिलनाडु में रामसर स्थलों की अधिकतम संख्या है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक रामसर स्थलों की संख्या कहाँ पर सबसे ज़्यादा है, तो तमिलनाडु में, तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। भितरकणिका मैग्रोव वन ओडिशा में रामसर आर्द्रभूमि स्थल है, ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमि को रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया है। पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमि जो है ना, इसको रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न पूछा गया था, अनुच्छेद 77 किससे संबंधित है। देखिए, अगर आपका आगे किसी भी डेट में अगर एग्जाम लगा हुआ, किसी भी शिफ्ट में एग्जाम लगा है अगर आपका, तो आर्टिकल से प्रश्न जरूर देखकर जाएगा, क्योंकि आर्टिकल से 2 से 3 प्रश्न हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। आर्टिकल 77 किससे संबंधित है, तो आर्टिकल 77 जो है ना, यह भारत सरकार के कार्यकारी व्यवसाय को नियंत्रित करता है। ये इससे संबंधित है। किससे संबंधित? भारत के कार्यकारी व्यवसाय को नियंत्रित करने से। आर्टिकल 71 की अगर हम बात करें, तो आर्टिकल 71 इसमें क्या आ जाता है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन या उससे जुड़े मामलों से संबंधित है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आर्टिकल 73 की अगर हम बात करें, तो आर्टिकल 73 में संघ की कार्यकारी शक्ति की सीमा का वर्णन करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार संसद को कानून बनाने का अधिकार है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 61 में क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रदान करता है। जो अनुच्छेद 61 है ना, ये राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रदान करता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। भारत के संविधान के भाग 6 में संघ कार्यपालिका के प्रावधान शामिल हैं, यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 123 में अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान करता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आर्टिकल 123 में क्या निहित है, तो आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान करता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 361 में क्या है, तो भारत के संविधान का जो आर्टिकल 361 है ना, इसमें यह कहता है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल या किसी राज्य का प्रमुख अपने कार्यालय की शक्तियों और कर्तव्यों के पालन और उसके द्वारा किए जाने वाले किसी भी कार्य के लिए किसी न्यायालय में जवाबदेह नहीं होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 13 में क्या निहित है, तो अनुच्छेद जो 13 है ये घोषित करता है कि भारत के संविधान 1950 के प्रारंभ से पहले भाग 3 के साथ असंगत कानून शून्य है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था मेरे प्यारे साथियों कि धर्म की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है। धर्म की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में, तो धर्म की स्वतंत्रता जो है ना अनुच्छेद 25 में है, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। तो इसमें सिर्फ 25 पूछा गया है, तो अगर 25 पूछा जाए, 28 पूछा जाए, आर्टिकल 25 या 28, तो इसमें धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। इसमें ये निहित है, ये आपको ध्यान में रखना है। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि नुआखाई उत्सव का संबंध किससे है। तो मेरे प्यारे साथियों, नुआखाई उत्सव का संबंध ओडिशा राज्य से। कहाँ से है? ओडिशा राज्य से। जो नुआखाई उत्सव जो है ना, ये ओडिशा राज्य का फसल त्यौहार है। अगर आपसे मान लीजिए पूछ लिया जाए कि नुआखाई जो उत्सव है ये किससे संबंधित है, तो ये फसल त्यौहार से संबंधित है, ठीक है। प्रश्न को घुमाकर भी पूछा जा सकता है, जैसे कि कृषि आधारित धार्मिक नुआखाई त्यौहार ओडिशा राज्य में मनाया जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कृषि आधारित धार्मिक नुआखाई जो त्यौहार है ये किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये ओडिशा राज्य में मनाया जाता है। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। एक है चिथिरई उत्सव। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चिथिरई उत्सव ये किस राज्य में मनाया जाता है, तो चिथिरई उत्सव जो है ना ये तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। ये प्रमुख रूप से मनाई जाने वाली देवी मीनाक्षी के विवाह से संबंधित है। तो चिथिरई जो उत्सव जो है ना ये देवी मीनाक्षी के विवाह से संबंधित है। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। राज्य याद कर लीजिए और किससे संबंधित है ये भी आप याद कर लीजिए। एक है ओणम त्यौहार। तो ओणम भारत का एक प्रमुख त्यौहार है जो मुख्य रूप से केरल में मनाया जाता है। तो ओणम का जो त्यौहार है कहाँ पर मनाया जाता है, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये केरल में मनाया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। दशहरा की अगर हम बात करें, दशहरा विजयदशमी भारतीय त्यौहार भगवान राम के हाथों राक्षस राजा रावण की मृत्यु का उत्सव मनाता है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। जो भी फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ उनको अच्छे से देखते चलिए। छठ पूजा त्यौहार सूर्य की पूजा के लिए समर्पित है और
मुख्य रूप से बिहार के लोगों द्वारा मनाया जाता है। छठ पूजा जो त्यौहार है, ये सेकंड शिफ्ट में प्रश्न आपसे पूछा गया था कि छठ पूजा का जो त्यौहार है, सूर्य की पूजा के लिए समर्पित कौन सा त्यौहार है? छठ पूजा त्यौहार ये कहाँ पर मनाया जाता है? ये बिहार में मनाया जाता है। ये सेकंड शिफ्ट में प्रश्न पूछा जा चुका है। UNESCO विरासत स्थल में मंदिरों की भव्यता का जश्न मनाने के लिए आमतौर पर जनवरी में कर्नाटक सरकार द्वारा पटरकल नृत्य उत्सव आयोजित किया जाता है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। एक है गोंची उत्सव। तो गोंची उत्सव ये कहाँ पर मनाया जाता है? अगर आपसे पूछ लिया है कि गोंची उत्सव ये किस राज्य में मनाया जाता है, तो गोंची उत्सव जो है ना, ये हिमाचल प्रदेश में मनाया जाने वाला एक भारतीय त्यौहार है। एक है किचेरी उत्सव। तो किचेरी उत्सव ये कहाँ पर जो है मनाया जाता है? किचेरी एक फसल उत्सव, वैसे अनुष्ठानिक स्नान साजिश से प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। तो ये भी आप किचेरी उत्सव जो है ना, किचेरी फसल उत्सव है, ये उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। तो कहने का मतलब ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। 2002 में पद्म भूषण पुरस्कार किसको मिला था? तो मेरे प्यारे साथियों, 2002 में पद्म भूषण पुरस्कार जो है ना, ये जाकिर हुसैन को मिला था। और जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो जाकिर हुसैन का संबंध तबला वाद्य यंत्र से है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। जाकिर हुसैन की अगर हम बात करें तो जाकिर हुसैन भारत सरकार द्वारा पद्मश्री और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित होने वाले सबसे कम उम्र के ताल वादक हैं। जो जाकिर हुसैन तो जो है ना, ये सबसे कम उम्र के भारत सरकार द्वारा पद्मश्री और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित होने वाले सबसे कम उम्र के ताल वादक हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे कम उम्र के पद्मश्री और पद्म भूषण प्राप्त करने वाले ताल वादक कौन है? जाकिर हुसैन। ठीक है, जाकिर हुसैन की अगर हम बात करें तो जाकिर हुसैन का जन्म 9 मार्च 1951 एक भारतीय तबला वादक, संगीतकार, संगीत निर्माता और फिल्म अभिनेता हैं। यह भी आपको ध्यान रखना है। और ये जाकिर जो हुसैन है ना, ये तबला वादक अल्लाह रखा के सबसे बड़े बेटे हैं। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इन्हें 1988 में पद्मश्री और 2002 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रपति अब्दुल कलाम द्वारा प्रस्तुत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, देखिए गाइस, लू शब्द की डेफिनेशन पूछी गई थी और लू शब्द से एक क्वेश्चन पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में, शायद आपको याद हो। तो लू शब्द की डेफिनेशन क्या होती है? गर्म एवं शुष्क। लू शब्द जो है ग्रीष्म पवन से संबंधित है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लू शब्द किससे संबंधित है, तो लू शब्द जो है ना, ये ग्रीष्म पवन से संबंधित है। ठीक है, लू शब्द धूल भरी व शुष्क हवाओं का चलना की हवाओं को स्पष्ट करता है। लू किस प्रकार की हवा है? तो लू जो है ना, ये एक गर्म हवा है। लू गर्मी ऋतु की विशेषता है। लू किसकी विशेषता है? गर्मी ऋतु की विशेषता। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। लू स्थानीय पवन का उदाहरण है। तो लू किस का उदाहरण है? तो लू जो है ना, ये स्थानीय पवन का उदाहरण है। लू के कारण क्या होता है? तो लू के कारण हीट स्ट्रोक आता है। आप लोगों ने देखा होगा कि इस बार गर्मी बहुत पड़ी थी, हद से ज़्यादा गर्मी पड़ी थी और बहुत सारे ऐसे टीचर थे जो कि हीट स्ट्रोक के कारण उनको अपनी जान गंवानी पड़ी थी। ग्रीष्म ऋतु में भारत के विशाल मरुस्थल से चलने वाली गर्म हवा को लू कहते हैं। अगर आपसे पूछ लिया है पेपर में कि ग्रीष्म ऋतु में भारत के विशाल मरुस्थल से चलने वाली गर्म हवा को क्या कहते हैं, तो लू कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। थल समीर, समुद्री समीर और लू ये स्थानीय पवनें हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। मई और जून के महीनों में देश के उत्तरी भागों में चलने वाली तेज और गर्म शुष्क स्थानीय पवन को क्या कहते हैं? ये भी प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है। तो इसे लू कहते हैं। ठीक है, तो लू से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आप लोगों को करा दिए हैं। लू से आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि शिल्पाधिकारम के लेखक कौन है? शिल्पाधिकारम के लेखक कौन है? इलंगो आर्दिगल। कौन है? इलंगो आर्दिगल। इलंगो आर्दिगल की अगर हम बात करें तो इलंगो आर्दिगल एक चेरा राजकुमार, जैन भिक्षु और एक कवि थे। कौन थे ये? इलंगो आर्दिगल एक चेरा राजकुमार, जैन भिक्षु और एक कवि थे। इलंगो अडिगा को शिल्पी कादरगम के लेखक के रूप में भी श्रेय दिया जाता है। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। इलंगो ने शिल्पाधिकारम की रचना की थी। प्रश्न को थोड़ा घुमाकर भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप एक एक चीज़ अच्छे से देख लीजिए। ये एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम की रचना लगभग 1800 वर्ष पहले इलंगो नामक कवि ने की थी। अगर आपसे पूछ लेगा कि शिल्पाधिकारम की रचना ये किसने की थी, तो इलंगो नामक कवि ने की थी 1800 वर्ष पहले। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, महाकाव्य शिल्पाधिकारम
कथानक में जन तत्व से संबंधित, तो किस तत्व से संबंधित है? जन तत्व से संबंधित है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा, देखिए अगला प्रश्न आपका माइटोकॉन्ड्रिया से पूछा गया था। प्रश्न क्या पूछा गया था, ये तो खैर हमको नहीं मिल पाया है। बाहरी झिल्ली के बिना माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोप्लास्ट कहा जाता है, ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। माइटोकॉन्ड्रिया में 70S राइबोसोम है, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया में कितने राइबोसोम होते हैं, 70S राइबोसोम होते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का अवलोकन सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? तो माइटोकॉन्ड्रिया का अवलोकन सर्वप्रथम कोलीकर के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया था? कोलीकर के द्वारा किया गया था। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एशियन हॉकी चैंपियनशिप को सबसे पहले किसने जीता था? एशियन हॉकी चैंपियनशिप को सबसे पहले पाकिस्तान के द्वारा जीता गया था। मैंने गूगल किया, गूगल करने के बाद पाकिस्तानी आंसर आ रहा है, ठीक है। 4 बार की हॉकी विश्व कप विजेता पाकिस्तान ने साल 1958 के एशियाई खेलों में पहली बार एशियाई खेलों के पुरुषों के इवेंट में स्वर्ण पदक जीता, जबकि भारतीय पुरुषों की हॉकी टीम को रजत पदक से ही संतोष करना पड़ा था। एशियाई मैराथन चैंपियनशिप जीतने वाला पहला भारतीय कौन था? गोपी थोनाकल, ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि चटगांव शस्त्रागार के नायक कौन थे? तो चटगांव शस्त्रागार के जो नायक थे ये थे मास्टर सूर्यसेन। कौन थे? मास्टर सूर्यसेन 1930 में, ठीक है। देखिए चटगांव जो शस्त्रागार छापा जो डाला गया था ये 18 अप्रैल 1930 को छापा डाला गया, और ये स्वतंत्रता सेनानी सूर्यसेन के नेतृत्व में पुलिस और सहायक बलों के शस्त्रागार पर छापा मारने का एक प्रयास था। एक थे अर्दुदे दस्तीदार, ये चटगांव शस्त्रागार छापे से जुड़े थे। ये एसएससी सीजीएल के एग्जाम में, एसएससी सीजीएल 2021 के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था कि चटगांव शस्त्रागार छापे से जुड़े कौन थे? तो अर्देदू दस्तीदार, ये चटगांव शस्त्रागार छापे से ये जुड़े हुए थे। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि C4H8O2 किसका फार्मूला है? तो ये ब्यूट्रिक एसिड का फार्मूला है। अणुसूत्र C4H8O2 ये अम्ल एवं एस्टर दोनों प्रदर्शित करता है, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। CH3COOH ये एथोनोइक एसिड का रासायनिक सूत्र है, तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन देखिए पद्मश्री से पूछा गया था। प्रश्न क्या पूछा गया था, ये तो खैर हमको नहीं मिल पाया है। तो पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित होने वाले जो खेल हस्तियों की सूची में हैं, इनका नाम है रोहन बोपन्ना, उदय विश्वनाथ देशपांडे, हरविंदर सिंह, सत्येंद्र सिंह लोहिया, पूर्णिमा महतो और गौरव खन्ना, ये नाम शामिल हैं जिन्हें पद्म पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गुरु कीज पदम कुमारन नायर भारत के कथकली शास्त्रीय नृत्य के नर्तक थे, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल 2023 के एग्जाम में पूछा गया था कि पद्मश्री और पद्म भूषण और पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित गुरु केलुचरण महापात्र ने ओडिसी शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? केलुचरण महापात्र ने, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये एसएससी सीजीएल 2023 के एग्जाम में पूछा जा चुका है, पिछले साल पूछा गया था। जाकिर हुसैन भारत सरकार द्वारा पद्मश्री और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित होने वाले सबसे कम आयु के ताल वादक हैं। ये प्रश्न देखिए एसएससी सीएचएसएल के 2021 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। और एक देखिए लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा रहेगा 5 ईयर प्लान से एक प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न क्या पूछा गया था, यह खैर हमको नहीं कि 5वीं पंचवर्षीय योजना से प्रश्न पूछा गया था, फिलहाल 5 ईयर प्लान से प्रश्न था। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करें तो 5वीं पंचवर्षीय योजना ये 1974 से 1978 तक चली थी। इसमें गरीबी उन्मूलन और कृषि उत्पादन व आत्मनिर्भरता से संबंधित था 5वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो भी नए बच्चे हैं जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।